हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फ्रेश न्यू वीडियो पे। आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे व्हाट इज हाइपरटेंशन, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन, मैकेनिज्म एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स विद देयर एग्जांपल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। Hypertension is defined as either a sustained systolic blood pressure of greater than 140 mm of Hg or a sustained diastolic blood pressure of greater than 90 mm of Hg। हाइपरटेंशन को अगर हम दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं तो वो होता है हाइपर और टेंशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और टेंशन का मतलब होता है प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना इसे ही हाइपरटेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक का मतलब होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी जो प्रेशर अप्लाई होता है ब्लड वेसल्स पे उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि नॉर्मल होता है 120 mm ऑफ Hg। और ये अगर 140 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब क्या कि जब हार्ट रिलैक्स करता है तभी जो प्रेशर अप्लाई होता है ब्लड वेसल्स पे उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि नॉर्मल 80 mm ऑफ Hg होता है। और अगर ये 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है तो इसे भी हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, 120/80 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाना, इसे ही हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एन एजेंट दैट रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ऐसे एजेंट्स, ऐसे ड्रग्स जो कि हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं, इन्हें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ड्रग्स जो कि हाइपरटेंशन के अगेंस्ट काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपरटेंशन कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, स्ट्रोक एंड डेथ। हाइपरटेंशन को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो हाइपरटेंशन आगे जाके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, जैसे कि ये रिस्क इंक्रीज करता है हार्ट डिसीज का, स्ट्रोक का, हार्ट अटैक आ सकता है एंड डेथ, ये डेथ भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर मतलब जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो उस समय ब्लड कितना प्रेशर अप्लाई करता है ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे, उन्हें ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। दो मेन टाइप्स है। फर्स्ट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन। फॉर मोस्ट एडल्ट्स देयर इज नो आइडेंटिफिएबल कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। दिस टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन, also called as essential hypertension, tends to develop gradually over many years। ये एक ऐसा हाइपरटेंशन है जिसका कॉज ही अननोन है, जिसके कॉजेस दिखाई नहीं देते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं है कि ये हाइपरटेंशन किस वजह से होता है। और ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही डेवलप हो जाएगा पूरा, इसे कई साल लगते हैं। एग्जाम्पल आपको भी हो सकता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, पर अभी आपको उसके सिम्टम्स दिखाई ना दे, पर कुछ 10-20 साल बाद इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसका ही दूसरा नाम इसेंशियल हाइपरटेंशन है। क्वेश्चन पेपर में इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Second is secondary hypertension. Some people have high blood pressure caused by an underlying condition. This type of high blood pressure called secondary hypertension tends to appear suddenly and cause high blood pressure than does primary hypertension. जो प्राइमरी हाइपरटेंशन था उसके जो कॉजेस थे वो अननोन थे, हमें उसके कॉजेस ही पता नहीं थे कि किन कारण की वजह से हाइपरटेंशन होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के हमें जो कॉजेस है वो पता है, मतलब कि किन किन कंडीशंस की वजह से हाइपरटेंशन होता है। और ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ये सडनली अपेयर होता है, अचानक से इसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरियस कंडीशंस एंड मेडिकेशन कैन लीड टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है, ऐसे मेडिकेशन है जो कि इसेंशियल हाइपरटेंशन को कॉज करते हैं। उसमें आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि सोते समय सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सेकेंड इज किडनी प्रॉब्लम। किडनी प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, हाइपरटेंशन कैसे होता है, इससे मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? जितना भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसे हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकालना,
तो अगर किडनी के इस फंक्शन में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी होती है, किडनी 3 स्टेप से अपना फंक्शन प्ले करती है। एक फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा एक्सक्रीशन। तो ये तीनों प्रोसेस में अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी होती है तो इस वजह से ये अनवांटेड सब्सटेंस को हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, तो इस वजह से हमारा हाइपरटेंशन कॉज होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये अनवांटेड सब्सटेंस क्या हो सकता है? ये सॉल्ट है, सॉल्ट जिसे सोडियम भी कहते हैं। हमारी बॉडी को जितना सॉल्ट, जितना सोडियम रिक्वायर है उतना हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, और बाकी का जो सॉल्ट और सोडियम है जिसे हमारे बॉडी से बाहर हो जाना चाहिए, तो ये किडनी के एबनॉर्मेलिटी की वजह से बाहर नहीं हो पाता है, जिस वजह से सोडियम का लेवल बढ़ता है। लेवल बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन होता है। लॉजिकली बात करें तो अगर आपके आसपास कोई भी हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उन्हें यही सलाह दी जाती है कि वो सॉल्ट का कम से कम इस्तेमाल करे, क्योंकि सॉल्ट हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है, जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एड्रिनलिन को सीक्रेट करता है। एड्रिनलिन रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट रेट को बढ़ाने में। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है तो इस वजह से एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा एड्रिनलिन सीक्रेट करता है, जिस वजह से हार्ट रेट ज्यादा बढ़ता है, जो कि डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड प्रॉब्लम की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एंड इलीगल ड्रग्स जैसे कि कोकीन, जिसे हीरोइन कहते हैं, इस वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर्स। कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन को बढ़ाते हैं? उसमें फर्स्ट आता है एज। जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज के साथ हमारा रिस्क भी बढ़ता है हाइपरटेंशन होने का, अप टू एज 65। 65 के बाद क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर का जो फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। सेकेंड इज फैमिली हिस्ट्री, जिसे जेनेटिक्स भी कहते हैं। अगर आप किसी हाइपरटेंशन पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में गए हैं तो वहाँ पे डॉक्टर सबसे पहले यही पूछता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, मतलब आपके पेरेंट्स को किसी को हाइपरटेंशन है क्या, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी हाइपरटेंशन हो सकता है जेनेटिक्स की वजह से। थर्ड इज ओबेसिटी, मतलब एक्सेसिव मोटापा की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। फोर्थ इज टोबैको स्मोकिंग। टोबैको लेने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से भी एक रिस्क फैक्टर है ये भी, जिस वजह से हाइपरटेंशन बढ़ता है। फिफ्थ इज डाइट। अगर आप ज़्यादा सॉल्टी और ऑयली खाते हैं तो इस वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और अगर आप कम पोटेशियम वाला फूड यूज़ करते हैं, मतलब आपके बॉडी में अगर पोटेशियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो इस वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट इज अल्कोहल। अल्कोहल लेने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एंड स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन आपको ये तो कॉमन है, आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई तो उसे सब जन यही सलाह देते कि आप स्ट्रेस मत लो, आप स्ट्रेस कम करो, जिस वजह से हाइपरटेंशन भी थोड़ा बहुत कम होता है। एंड लास्ट इज ड्रग्स। ड्रग्स लेने की वजह से, कोकीन जिसे हीरोइन भी कहते हैं, लेने की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की यूनिट क्या है, ब्लड प्रेशर किस में मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर की यूनिट है mm/Hg। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज नॉर्मल, जिसमें एसबीपी की वैल्यू है, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू है 120, और डीबीपी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू है 80, जिसे हम कैसे कहेंगे, जिसे हम बोलेंगे 120/80 mm/Hg, जो कि नॉर्मल होता है। सेकेंड इज प्री हाइपरटेंशन, जिसकी एसबीपी की वैल्यू है 120 और 139 के बीच में, और जो डीबीपी होती है उसकी वैल्यू 80 और 90 के बीच में होती है। थर्ड इज स्टेज 1, जहाँ से हमारा हाइपरटेंशन स्टार्ट होता है, जिसमें एसबीपी की वैल्यू होती है 140 और 159 के बीच में, और जो डीबीपी होता है उसकी वैल्यू होती है 90 to 99 के बीच में। फोर्थ इज स्टेज 2, जिसके अंदर एसबीपी की वैल्यू 160 से ज़्यादा हो जाती है और डीबीपी की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाती है। फिफ्थ इज एंड लास्ट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसमें एसबीपी की वैल्यू 170 से ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। सिस्टम इन आवर बॉडी विच रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। हमारे बॉडी में जो सिस्टम है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो इसे कम करके नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, और अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उसे बढ़ा के नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। जब ये मैकेनिज्म ठीक से वर्क नहीं करता है या ये मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज नहीं कर पाता है, तभी हमें ड्रग्स की, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट इज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कार्डियक आउटपुट
एंड सेकंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये जो दो फैक्टर्स है, कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने या कम करने के लिए। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है या पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और अगर ये दोनों फैक्टर्स कम होते हैं तो इसका मतलब हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होता है। कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब होता है? कार्डियक आउटपुट मतलब कि हमारा हार्ट कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप कर पा रहा है। अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा मतलब हमारा हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है, ब्लड ज़्यादा पंपिंग की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। एंड सेकेंड इज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस होना। रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होना, कुछ भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, मतलब फैट जमा हो जाता है जिस वजह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, जबकि ब्लड का वॉल्यूम सेम ही रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम कार या बाइक वॉश करते हैं उस समय हम जो पाइप लगाते हैं उसमें जो पानी फ्लो रहता है उसका वॉल्यूम तो सेम होता है पर प्रेशर कम होता है। तो हम प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पाइप को दबाते हैं या तो स्क्वीज करते हैं या फिर आगे थंब रखते हैं, जिस वजह से प्रेशर बढ़ता है। उसी को आप रिलेट कीजिए पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस के सिचुएशन से। मतलब ये दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों फैक्टर्स अगर इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और अगर ये दोनों फैक्टर डिक्रीज हो गए मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो हमारे जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं वो इन दोनों फैक्टर्स पे अपना एक्शन शो करते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को इनहिबिट करते हैं। अगर कार्डियक आउटपुट को ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कम कर दे इसका मतलब पंपिंग कम होगी, मतलब ब्लड प्रेशर कम होगा। और सेकंड, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को भी अगर ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कम करते हैं इसका मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। दो मैकेनिज्म्स है। फर्स्ट इज बैरोरिसेप्टर फाउंड इन आर्टेरियल वॉल्स, ए रिसेप्टर सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्रेशर। ये जो बैरोरिसेप्टर्स है ये आर्टरीज के वॉल्स में पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, ये रिसेप्टर्स एक डिवाइस की तरह काम करते हैं जो कि हमारे जो ब्लड वेसल्स के अंदर का जो ब्लड प्रेशर होता है उसे सेंस करते हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, नॉर्मल है या फिर कम है, और उसके अकॉर्डिंगली ये अपना एक्शन शो करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो है तो ये जो बैरोरिसेप्टर्स है ये उससे सेंस करेंगे और ये एक्टिवेट करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है उसे ये इंक्रीज करेंगे, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उससे ये डिक्रीज करेंगे उसके फंक्शन को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स के लिए। मतलब कि वो हमें सोचने की एबिलिटी देते हैं कि इस सिचुएशन में हमें फाइट करना है या फिर फ्लाइट करना है, मतलब हमें लड़ना है या फिर वहाँ से एस्केप करना है, भागना है वहाँ से। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमें रिलैक्स करने का काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा। वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, जिस वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, जिस वजह से जो ब्लड का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट हर एक टिश्यू तक पहुँच पाएगा, जिस वजह से हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में एक एनर्जी आ जाएगी कि हम उस सिचुएशन में या तो फाइट कर सके, या तो लड़ सके, या फिर वहाँ से फ्लाइट हो सके, मतलब वहाँ से एस्केप भाग सके वहाँ से। तो उसके लिए हमें एनर्जी लगेगी, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर लो हुआ था वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस तरह से बैरोरिसेप्टर अपना काम करते हैं। सेकेंड मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसे शॉर्ट में RAAS कहा गया है। रेनिन का क्या मतलब होता है, रेनिन इज एन एंजाइम released by juxtaglomerular cells of kidney in response to lower BP, causing the transformation of angiotensinogen to angiotensin 1। रेनिन एक एंजाइम है जो कि रिलीज होता है जुक्टाग्लोमेरुलर सेल से। जुक्टाग्लोमेरुलर सेल कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, किडनीज में। तो ये किडनी के द्वारा रिलीज होता है, और ये कब रिलीज होता है, ये होता है जब ब्लड प्रेशर लो होता है, तब ये रेनिन रिलीज होता है। और रेनिन क्या काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन क्या है, एंजियोटेंसिनोजन इज ए प्रोटीन मेड इन द लिवर फॉर ए हार्मोन कॉल्ड एंजियोटेंसिन 1। ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये एक प्रोटीन है जो कि लिवर में तैयार होता है, और ये जो रेनिन एंजाइम है ये इस प्रोटीन को एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन में कन्वर्ट करता है। अब एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन क्या है,
Hormone that is converted to an active hormone called angiotensin 2 by an enzyme known as angiotensin converting enzyme in the lungs. ये जो एंजियोटेंसिन 1 होता है ये इनएक्टिव हार्मोन होता है जिसे एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट किया जाता है और उस एक्टिव हार्मोन को बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2। और ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये एक एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स में पाया जाता है। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या है? एंजियोटेंसिन 2 इज एन एक्टिव हार्मोन, इज ए वेसोकंस्ट्रिक्टिव हार्मोन दैट इंक्रीजेस सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर एंड एंजियोटेंसिन 2 कॉजेस रिलीज ऑफ ए हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक एक्टिव हार्मोन है जो कि एक्टिव होने के बाद क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और ये जो हार्मोन है ये दूसरे हार्मोन को रिलीज करता है जिसे कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम RAAS को हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है किडनी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर बाय अल्टरिंग ब्लड वॉल्यूम। किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और ब्लड प्रेशर के वॉल्यूम को अल्टर करने में। सेकेंड पॉइंट इज लो ब्लड प्रेशर एक्टिवेट्स बैरोरिसेप्टर इन किडनी एंड रिलीज ऑफ रेनिन। अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, वो सेंस करते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हुआ है। बैरोरिसेप्टर्स किडनी में भी पाए जाते हैं और ये रिलीज करते हैं रेनिन को। थर्ड पॉइंट इज लो सोडियम इंटेक और हाई सोडियम लॉस रिलीज रेनिन। जैसे कि हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे बॉडी में सोडियम की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अगर उस सोडियम की लेवल ज़्यादा हो जाती है तो वो हाइपरटेंशन कॉज करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक उसी तरह अगर हमारे बॉडी में सोडियम का जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम लेवल हो जाती है सोडियम की तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर डालता है और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होने की वजह से वो रेनिन को रिलीज करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। रेनिन एक एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। फिफ्थ पॉइंट इज ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। ये जो एंजाइम है ये एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव हार्मोन है उसे एंजियोटेंसिन 2 में एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एंजियोटेंसिन 2 कंस्ट्रिक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये आर्टरीज और वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा जिस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज एंजियोटेंसिन 2 रिलीज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन रिलीज होने की वजह से सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगा। रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने की वजह से सोडियम की लेवल इंक्रीज होगी और सोडियम की लेवल बॉडी में इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर ए क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स है जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसमें फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट आता है डायूरेटिक्स। दे वर्क ऑन योर किडनी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दैट कम्स आउट थ्रू योर यूरिन। Too much salt can cause extra fluid to build up in your blood vessels, raising your blood pressure. Diuretics lowers your blood pressure by flushing salt out of your body, taking this unwanted extra fluid with it. डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स है जो कि किडनी पे अपना एक्शन शो करते हैं। ये सॉल्ट और वाटर जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है उसके अमाउंट को इंक्रीज कर डालते हैं जिस वजह से ज़्यादा सॉल्ट और वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में जो सॉल्ट की जो लेवल थी इंक्रीज हो चुकी थी वो डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से जो ब्लड वेसल्स में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो गया था सॉल्ट की वजह से वो भी बाहर निकल जाता है। उस वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। इन शॉर्ट डायूरेटिक्स हमारे बॉडी में से सॉल्ट को फ्लश आउट कर डालता है यूरिन के थ्रू। अब बात करते हैं डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में। उसमें फर्स्ट आता है थाइजाइड। थाइजाइड के एग्जांपल्स है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड क्लोरोथाइलिडोन। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है हाई सीलिंग, जिसको ही लूप डायूरेटिक भी कहा गया है। इसका एग्जांपल है फुरोसिमाइड। एंड थर्ड इज एल्डोस्टेरॉन एंटेगोनिस्ट, जिसके एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन एंड इप्लीरेनोन। ये जो फर्स्ट और सेकंड क्लासिफिकेशन है थाइजाइड और हाई सीलिंग, ये दोनों कैसे अपना एक्शन शो करते हैं? ये सॉल्ट को हमारे बॉडी में से फ्लश आउट कर डालते हैं यूरिन के थ्रू। और इनका एक डिसएडवांटेज है कि ये
सॉल्ट के साथ साथ पोटेशियम को भी हमारे बॉडी में से फ्लश आउट कर डालते हैं। और ये जो एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट है, ये अपना एक्शन कैसे शो करता है? एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट, एल्डोस्टेरोन को अगर अपना एक्शन शो करना है तो उसे उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होना पड़ेगा, तभी वो अपना एक्शन शो कर पाएगा। तो उसका जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है एल्डोस्टेरोन का, उसे ये ब्लॉक कर डालता है एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट, जिस वजह से जो एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन था, एल्डोस्टेरोन क्या करता था, सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसे इंक्रीज करता था, जिस वजह से हमारे बॉडी में सोडियम की लेवल इंक्रीज होती थी, और सोडियम की लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता था। तो ये एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट उस रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज ही नहीं होता है। The second classification of antihypertensive drug is रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स। ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, जिसे हम शॉर्ट में RAAS कहते हैं, तो ये सिस्टम को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स इस क्लासिफिकेशन में आते हैं। उसमें फर्स्ट आता है ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। These drugs inhibit the action of ACE, which is responsible for converting angiotensin 1 to angiotensin 2, which leads to increase in blood pressure. ये जो ACE inhibitors होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ACE को इनहिबिट करते हैं। ACE का एक्शन क्या था, ACE एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता था, मतलब इनएक्टिव हार्मोन को एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट करता था, जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता था। तो ये ACE इनहिबिटर ACE के एक्शन को इनहिबिट करेंगे। इसके एग्जांपल्स है कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, लिंजोप्रिल एंड रैमीप्रिल। इन सब एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है, जो कि है प्रिल प्रिल प्रिल। तो अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाता है, कौन सा भी एक क्वेश्चन जिसमें कि एक ड्रग का नाम दिया है जिसके पीछे प्रिल आता है, और आपको पता नहीं कि वो ड्रग कौन सा है, और पूछा गया है कि इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो, तो प्रिल आता है, मतलब समझ जाना कि ACE इनहिबिटर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। सेकेंड इज एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर ड्रग्स that blocks the action of angiotensin 2 by preventing angiotensin 2 from binding to angiotensin 2 receptor on the muscles surrounding blood vessels. As a result, blood vessel enlarge and the blood pressure is reduced. एंजियोटेंसिन 2 क्या है? एंजियोटेंसिन 2 एक हार्मोन है जिसे अगर अपना एक्शन शो करना है तो उसे उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होना पड़ेगा, तभी वो अपना एक्शन शो कर पाएगा। एंजियोटेंसिन 2 का मेन एक्शन क्या था? वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था। कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ये क्या करेंगे, उस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होंगे और उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। उस रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 जो हार्मोन है वो उस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, और अगर बाइंड नहीं हो पाएगा तो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुए थे वो फिर से डायलेट हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, जिस वजह से ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल से लोसार्टन, कैंडेसार्टन एंड टेलमिसार्टन। थर्ड इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स ब्लॉक्स द एंजाइम रेनिन फ्रॉम टारगेटिंग ए प्रोसेस दैट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर। जो हमारा रेनिन था वो फर्स्ट स्टेप था RAAS सिस्टम में, जैसे कि हमने अभी स्टडी किया था। तो ये रेनिन क्या है? रेनिन एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता था एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, जिस वजह से वो आगे जाके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था। तो ये जो रेनिन इनहिबिटर है ये क्या करेंगे, डायरेक्ट रेनिन के जो फंक्शन है उसे इनहिबिट करेंगे, उसे स्टॉप करेंगे, जिस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है एलिस्केरिन। The third classification of antihypertensive drug is sympathetic inhibitors. Inhibit the activity of sympathetic nervous system. They act by blocking alpha and beta adrenoreceptor. The sympathetic nervous system plays a major role in regulation of arterial pressure. Activation of these nerves to the heart increase the heart rate, contractility, and adrenaline is responsible for increased blood pressure. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से एड्रिनलिन सीक्रेट होता है। एड्रिनलिन क्या है? एड्रिनलिन एक हार्मोन है
जो कि उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है, एड्रीनो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है, तभी वो अपना एक्शन शो कर पाता है। एड्रीनलिन क्या एक्शन शो करता है? एड्रीनलिन रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ाने के लिए, जिस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये जो सिंपैथेटिक इनिबिटर्स है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसे इनिबिट करेंगे, उसे स्टॉप करेंगे। कैसे स्टॉप करेंगे? ये जो अल्फा एंड बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स है, जिसके साथ एड्रीनलिन जाके बाइंड होता है, उन एड्रीनो रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेंगे और अपना एक्शन शो करेंगे। मतलब ये जो एड्रीनलिन है वो उसके स्पेसिफिक उसके एड्रीनो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वो अपना एक्शन ही नहीं शो कर पाएगा। और एड्रीनलिन अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा, मतलब हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं, हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, मतलब कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल्स है प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल। सेकंड आता है अल्फा ब्लॉकर्स, उसके एग्जाम्पल्स है प्राजोसिन, एराजोसिन। थर्ड है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, मतलब ऐसे ब्लॉकर जो कि अल्फा एंड बीटा दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करते हो। एग्जाम्पल्स है लैबेटालोल, कार्वेडिलोल। एंड फोर्थ इज सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, जिसके एग्जाम्पल्स है क्लोनिडिन एंड मेथाइल डोपा। The fourth classification of antihypertensive drug is calcium channel blockers. Calcium channel blockers lowers your blood pressure by preventing calcium from entering the cells of your heart and arteries. Calcium causes the heart and arteries to contract more strongly. By blocking calcium, calcium channel blockers allows the blood vessel to relax and open. कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हार्ट और आर्टरीज का जो कॉन्ट्रैक्शन है उससे स्ट्रांग बनाता है, जिस वजह से हार्ट और आर्टरीज ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हार्ट और आर्टरीज के अंदर के जो सेल्स है उसमें कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। और कैल्शियम की एंट्री ब्लॉक हो गई मतलब कैल्शियम सेल के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, मतलब वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिलैक्स हो जाता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जांपल्स है वरापामिल, डिल्टियाजिम, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन and cilnidipine. The last classification of antihypertensive drug is vasodilator. Drugs relax the smooth muscle in the blood vessels which cause the vessel to dilate. Dilation leads to reduction in systemic vascular resistance which leads to a fall in arterial blood pressure. वेसोडाइलेटर्स ऐसे ड्रग्स है जो कि वेसल्स को डायलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वेसोडाइलेटर जो स्मूथ मसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर उन्हें रिलैक्स करता है। रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है? वेसल्स डायलेट होते हैं। और डायलेट होने की वजह से क्या होता है? जो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, वैस्कुलर रेजिस्टेंस एग्जाम्पल के साथ समझाया कि वैस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि वेसल में एक रेजिस्टेंस हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए एथेरोस्क्लेरोसिस भी ले सकते हैं, मतलब वहाँ पे फैट जमा हो जाता है जिस वजह से वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये वेसोडाइलेटर क्या करता है? ये ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है। डायलेट होने की वजह से क्या होता है? जो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ था वैस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से, वो फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जो वहाँ पे बढ़ा था वो फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है। वेसोडाइलेटर्स के एग्जांपल्स है हाइड्रालाइजिन, मिनॉक्सिडिल एंड नाइट्रोप्रूसाइड सोडियम।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। पता है वीडियो थोड़ी ज्यादा लेंदी हो चुकी है, पर इस वीडियो में मैंने आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो लगी हो यूजफुल तो वीडियो को कर दो लाइक, और मुझे सपोर्ट करने के लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।